दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। अरमान जब डायरी खोलता है पढ़ने के लिए, तब उसे डायरी के पहले पन्ने पर ही कुछ तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर अरमान दंग रह गया। अरमान की आंखें फटी की फटी रह गई। इस तस्वीर पर खून, अरमान सोचते हुए। आखिर ये तस्वीर किसकी हो सकती है? खून से लथपथ ये तस्वीर सिया की डायरी में भला किसकी हो सकती है? और यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखा गया है, वो भी खून से। ऐसा लग रहा। अरमान जब डायरी को उठाकर अपने हाथों में उस पन्ने को देखते हुए, शायद लाल रंग के कलम से लिखा गया है, जो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, शायद पढ़ पाऊँ मैं। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थी। वो पहली नज़र, वो चेहरा तुम्हारा, जब मैंने तुमको दिल में उतारा। भूली नहीं हूँ मैं पनाहों को तेरी, तेरे इश्क में डूबकर बन गई तुम्हारी। इतना पढ़ते हुए अरमान फिर से सोचने लगा, क्या सिया राज के लिए ये पंक्तियाँ लिखी है यहाँ, या कोई और है? जब उसने पन्ने को पलटा तो अगले पन्ने पर खून की बहुत सारी छींटें गिरी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन पन्ने पर लिखे शब्दों को मिटाने की कोशिश की गई हो। खून की बूंदें काफ़ी गहरी थी, इसलिए अरमान उस पन्ने को नहीं पढ़ पाया। इस डायरी के पन्ने पर इतने सारे खून कैसे हैं, और ऐसा क्या हुआ होगा जो इस डायरी के पन्ने खून से सना हुआ है? कोई दुर्घटना के दौरान ये डायरी खून से लथपथ हो गई होगी, ऐसा तो नहीं है? अरमान सोचते हुए खुद से बोल रहा था। 10 पन्नों को पलटने के बाद चुप चुप कर तुझे खिड़कियों से देखना, तुझे देख मेरा यूँ शर्माना। जब भी तेरे सामने से गुजरती थी मैं, अपने पलकों को झुका तुझे तिरछी नज़रों से देखना। मेरे दिल में तेरे लिए प्यार है, इस बात से तुझे अनजान रखना। तुम तो थोड़ा गुस्सा करते हो सब पर, तेरे गुस्सों को प्यार में बदल देना बहुत सुकून मिलता है मुझे। अपनी आशिकी तुमसे निभाना, जब कोई पूछ ले मुझसे इश्क है क्या, अपने महफिल में तेरे आँखों में खुद को देख ये कह जाना, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वाह क्या कविता है! जिसने भी लिखा है उसे इश्क की समझ बहुत गहराई से है, और जिसके लिए भी लिखा है उस इंसान से मोहब्बत भी बेइंतहा है। अरमान तनाव में था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे ये कविता पढ़कर बहुत सुकून मिला। अभी तक अरमान समझ नहीं पाया था कि सिया की डायरी है बहुत अच्छे से अरमान जानता है, फिर भी वो कहानी को समझ नहीं पाया कि राज और सिया इन दोनों की ही डायरी में कहानी लिखी गई है, और अरमान उसे पढ़ रहा था। सिया लिखी हुई थी, कॉलेज का पहला दिन। कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं तो बहुत खुश थी, मुझे अब कॉलेज जाना है। सबकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं अब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लूँगी। कब कैसे ख़त्म हो गया स्कूल की ज़िंदगी, वक्त के साथ पता नहीं चला। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था और मुझे कॉलेज जाना था। पहले तो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी मैं, कॉलेज क्या पहन कर जाऊँ। 12वीं कक्षा तक तो मैं तो स्कूल में थी, तो वहाँ उस स्कूल के ड्रेस पहन कर चली जाती थी। अब यहाँ कॉलेज की छात्रा हूँ मैं, क्या पहनूँ मैं? मम्मी होती तो मैं उनसे पूछ लेती, लेकिन वो तो डॉक्टर के पास गई थी। फिर मैंने अपने सारे कपड़े को देखी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पहन कर जाऊँ। तभी अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मम्मी मेरे लिए कुर्ती लाई थी। अभी उनके रूम के कवर्ड में ही होगा, देखती हूँ कैसा है। मैं मम्मी के रूम में जाकर कवर्ड से कुर्ती लेती हूँ। पीले रंग की कुर्ती देखने के बाद मुझे बेहद खूबसूरत लगी। मैंने उसे झट से पहन ली। मम्मी के डॉक्टर के पास से आने का इंतज़ार नहीं कर सकती मैं, वरना आज मेरा पहला दिन ही खराब हो जाएगा। मुझे कॉलेज में लड़कों से दूरियां बनाकर रखना है, किसी से कोई दोस्ती मुझे नहीं करनी है। वैसे भी मम्मी भी कहती है लड़कों से मैं दूर ही रहूं, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं। इतना सोचते हुए मैं घर से निकल गई। ऑटो पकड़ कॉलेज की तरफ चली गई मैं। जैसे ही कॉलेज के पास पहुंची तो थोड़ा सा मुझे घबराहट होने लगी। सब कुछ नया नया सा है। यहाँ मेरी कोई दोस्त भी नहीं। यहाँ आंख बंद कर एक लंबी सांस ली, खुद को संभालते हुए कॉलेज के दरवाजे के अंदर गई। कॉलेज काफ़ी बड़ा था। मेरी नज़रें कॉलेज के चारों तरफ घूम रही थी। पहली बार कोई इतना बड़ा कॉलेज को देख रही थी। मेरी नज़रें इधर उधर ही देख रही थी।
तभी अचानक मैं एक लड़के से जा टकरा गई। मेरे मुंह से सॉरी भैया निकल गई। अब क्या मुझे उस लड़के ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट किया। उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था कि अपने मम्मी पापा का बिगड़ा हुआ औलाद है। उसे एक लड़की से कैसी बात करनी चाहिए ये भी नहीं पता था। मुझे सच में अंदर ही अंदर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन खुद की आंसुओं को रोक कर रखी थी। उस वक्त उस लड़के से मुंह लड़ाना, झगड़ा करना ठीक नहीं समझी। नजरें झुकाकर वहां से आगे जाने के लिए कदम बढ़ाई, परंतु उसने मेरे दुपट्टे को पीछे से पकड़ लिया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया और पीछे मुड़कर उस बदतमीज लड़के को एक थप्पड़ जड़ दिया। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। मैं वहां से दौड़ते हुए कॉलेज के गार्डन की तरफ भागी। तभी किसी के मुंह से मैंने सुना, वो लड़का हमारे कॉलेज का खुद को डॉन कहता है। मुझे उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, किसी ने कहा। मैं अंदर से डर रही थी, कहीं वो कुछ मेरे साथ गलत व्यवहार न करे। मैं डर से कांप रही थी और बहुत रो भी रही थी। तभी अचानक एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया। मैं अपना सिर झुकाए बैठी थी। अब तो आपने उस लड़के को थप्पड़ मार दी, लेकिन रोने से क्या वो ठीक हो जाएगा? हे, आपका जो भी नाम हो, मैंने सुना है मुस्कुराने से आधी परेशानी का हल मिल जाता है। आप रोना बंद कर मुस्कुराइए प्लीज़। मुझे उस लड़के की आवाज़ बहुत प्यारी लगी और मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। मुझे वो पहली नज़र में ही दिल का साफ लगा। आपने कोई गलती नहीं की है। उसे थप्पड़ मारकर हर लड़की अगर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करने लगी तो हमारा समाज बहुत आगे निकल जाएगा। हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं उसका नाम पूछ पाती या उसे थैंक्स कह पाती, उससे पहले उठकर चला गया। उसके प्यारी प्यारी बातें ने मेरे दिल को छू गया। रोने से मुस्कुराने लगी थी मैं। वो लड़का तो चला गया, पता नहीं कौन था। जो भी था बहुत नेक दिल का था, काफ़ी समझदार भी था। उसकी आंखें कितनी गहरी और खूबसूरत थी, मानो उन आंखों को मैं वर्षों से जानती थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। क्लास का वक्त हो चला है, किसी के मुंह से मैंने सुना। जो पहले से स्टूडेंट कॉलेज आ रहे थे उनको तो पता ही था मेरा क्लास कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता था। सुना है बड़े बड़े कॉलेज में सीनियर रैंकिंग भी करते हैं। किसी से पूछना सही नहीं लगता। मैं इधर उधर नजरें करते जा रही थी, शायद मेरी क्लास दिख जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी क्लास कौन सी है। सभी देखते भी एक जैसे क्लास हैं। मैं सोचते हुए आगे जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं डर गई। अचानक कौन आ गया? कहीं वो लड़का तो नहीं जिसको मैंने थप्पड़ लगाई थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखी, तब जाकर मेरी जान में जान आई। मेरी तरह एक और लड़की जो अपना क्लास ढूंढ रही थी। उस लड़की ने कहा, हाय, मैं मिता, तुम भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। तुम्हारे चेहरे से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम कब से यहाँ अपना क्लासरूम ढूंढ रही हो। मैं थोड़ा मायूस होकर बोली, हाय, मैं सिमरन। हाँ, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बात तो सही बोली, कब से मैं क्लासरूम ही ढूंढ रही पर मिल नहीं रहा। चल चल कर मैं थक गई हूँ। मिता मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं अपना क्लासरूम, क्योंकि हम दोनों का आज कॉलेज का पहला दिन है। मैं भी मुस्कुरा हामी भर दी। सीनियर क्लास वाले स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आते देख क्लास के बाहर चिपकाया गया नोटिस को आर्ट्स की जगह साइंस, साइंस की जगह आर्ट्स कर दी थी है। कुछ लड़कियां अरमान डायरी पढ़ने में खो गया था, इतना खो गया था कि उसने अपना दवा खाना भी भूल गया था। अरमान डायरी के पन्ने को पलटा। मीता और मैं दोनों आर्ट्स के स्टूडेंट होते हुए साइंस की क्लास में चली गई। जब उस रूम में केमिस्ट्री के टीचर आए पढ़ाने तो मेरे दिमाग से सब ऊपर ऊपर जा रहा था। टीचर ने पूरे क्लास के सामने मुझसे पूछा, क्या मैं अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं डरी हुई थी और मेरे मुंह से हाँ शब्द निकल गया। मन में डर था कहीं सर डांट ना दें पूरे क्लास के सामने, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट होकर साइंस के क्लासरूम में चली गई थी। टीचर ने कहा, जब तुम्हें समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक्सप्लेन करो इस टॉपिक को। उस वक्त सच में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, या यूं कहूँ कि यकीन हो गया था पृथ्वी घूमती है। सर का सवाल
मेरे ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव डाल रहा था। सारे स्टूडेंट की नज़रें मुझ पे टिकी थी क्योंकि मुझसे सवाल किया गया था और जवाब का आता पता नहीं था क्या दूँ। मैं आर्ट्स के स्टूडेंट भला कैसे देती सवालों का जवाब, वो भी केमिस्ट्री से। मैं डरते हुए बोली, सर मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें ऐसा लगा शायद इसका जवाब देने में थोड़ा डर रही मैं। नई स्टूडेंट है इसलिए। सर गुस्से से डांटते हुए बोले, अभी के अभी मेरे क्लासरूम से बाहर निकल जाओ। तुम दोनों फिर मुझे यहाँ दिखाई मत देना। तुम्हें हिंदी भी पढ़ने आती है या नहीं? ये क्लासरूम साइंस स्टूडेंट के लिए है। मैं समझ गई थी और मैं और मीता दोनों रैंकिंग के शिकार हो गए। बाहर निकल कर देखी तो नोटिस भी बदला हुआ था। पास में लेकिन कुछ दूरी पर खड़ी कुछ लड़कियां हंसी ठिठोली कर रही थी और उनकी नज़रें हम दोनों के ऊपर। मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया था। सुबह से ही नई नई परेशानियां सामने आ रही थी। अरमान डायरी का अगला पन्ना पलटने वाला ही था, तभी अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अरमान के कानों तक आई। अरमान सबसे पहले डायरी को छुपा दिया। अब रात को पढ़ूंगा ये बात कहते हुए। अरमान, अरे सिया जी आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरमान जी आपने दवा खाया? अरमान, ओह मैं तो भूल गया, याद ही नहीं रहा था। माफ़ कीजिएगा, मुझे दिमाग से बात निकल गया था। सिया, दवा खाना आप तो भूल ही जाओगे, हर बात आपको याद मैं ही दिलाऊं। बोलिए। गुस्सा करूंगी तो आपको ऐसा लगता है? मैं सिर्फ गुस्सा करती हूँ और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिए ना। अरमान मुस्कुराता हुआ, आप मेरा ख्याल इतने प्यार से रख ही रही हो तो मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं। सिया, अब बस भी कीजिए, कितना तारीफ़ करोगे आप? अरमान, जी आपको बता दूं मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा प्यार है आपके लिए। अरमान, सिया जी आपसे एक बात पूछूं? सिया, जी बोलिए क्या बात है? अरमान सोचते हुए, सिमरन कौन है? क्या आप जानती हो उसे? सिया, हाँ बस मैं अपने दी के मुंह से इसके बारे में सुनी हूँ। ये मेरी दी की बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अरमान, डायरी तो सिया की ही है, ये और लिखावट भी। खैर सिमरन किसी की भी फ्रेंड हो, मुझे इस कहानी को पढ़ना है, लेकिन असल रियल जिंदगी के वर्णन है इस कहानी में। हो सकता है सिया के डायरी में भाभी ही कहानी लिखी हो, तभी तो उन्होंने फेंक दी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये डायरी मेरे हाथ लगी। बहुत सुंदर रचना किया गया है कहानी का। सिया मुस्कुराते हुए थोड़ा पास आकर बैठ गई। अरमान की आंखों के सामने अपना हाथ आगे करते हुए बोली, अरमान जी आप कहाँ खो गए? हद करते हो आप भी। मैं अपना सारा काम छोड़कर आपके पास आई हूँ, कुछ देर आपके साथ वक्त गुजार सकूँ, लेकिन आप तो किसी और ही दुनिया में खोए हुए हो। ठीक है, आप अपनी दुनिया में खोए रहिए, मैं जा रही हूँ। सिया उठकर दरवाजे की तरफ अपना पैर बढ़ाई, तभी अरमान सिया के हाथ को पकड़ अपने तरफ खींचा। सिया का पैर डगमगा गया और वो अरमान के करीब गिर पड़ी। अरमान सिया के चेहरे से उसके जुल्फे को हटाते हुए बोला, सिया जी आप बेकार में नाराज़ हो रही, मुझे माफ़ कर दो आप प्लीज़। मैं कुछ सोच रहा था लेकिन वो भी आपके बारे में ही था। वाह जी क्या बात है, लगता है आपके ऊपर मेरा असर हो रहा है। सिया अरमान के पास जाकर बोली, अरमान जी आपका और आपके प्यार का असर दोनों का हो रहा है। सिया मुस्कुराते हुए अरमान के थोड़ा पास गई। जी फिर से आप जरा सुनाना वो वाली शायरी जो कुछ देर पहले आपने सुनाया था। सिया, बस बस अब आप रहने दीजिए। मैं क्या बोल रही आप क्या सुना रहे? अरमान, मुझे याद नहीं है वो शायरी मैंने क्या सुनाया था। प्लीज़ सिया जी आप मुझे माफ़ करना, गलत मत समझना। सिया, आपसे कुछ भी बोलूँ मैं, आप मेरी बात कहाँ मानते हो, सिर्फ आप अपने मन की करते हो। अरमान मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो फिर से नाराज़ हो रही। आगे कुछ पंक्तियाँ और बोल पाता अरमान, उससे पहले सिया अपने आंखों में आंसू लिए अरमान से लिपट गई। अरमान, क्या हुआ सिया जी आप रोने क्यों लगी? सिया, कुछ मत कहिए आप, मुझे कुछ देर आपसे लिपट कर ऐसे ही रहने दीजिए। निशा, सिया आवाज़ लगाते हुए ऊपर आ रही थी। सिया निशा की आवाज़ सुनते ही अरमान को छोड़ जल्दी से अपने आंखों से आंसू पोंछने लगी। तभी वहाँ निशा आ जाती है। निशा आते ही बोली, तुम यहाँ हो?
कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सिया, आपको कुछ काम था दी? नहीं, कुछ तो नहीं था, निशा सोचते हुए बोली। सिया, दी बताओ भी, आप क्या छुपा रही हो? मुझे पता है आपको कुछ कहना है, पर आप नहीं बता रही। निशा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तुम मेरे साथ नीचे, मीता और उसकी मम्मी आई हैं तुमसे मिलने। अरमान जी, आपको नीचे चलना है? अरमान हामी भर देता है। सिया जी, आप मुझे बाहर गार्डन में छोड़ दीजिएगा, शाम 6 बज रहे हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिया बोली, ठीक है, लेकिन अरमान को उसकी माँ उषा देवी का कॉल आया। अरमान कहता है, सिया जी आप नीचे चलिए, मैं मम्मी से बात यही कर लेता हूँ, मम्मी का फ़ोन आ रहा है। सिया, आप बात कीजिए, मैं जल्दी ही आती हूँ, मिलकर या आप मुझे आवाज़ लगा देना। सिया मुस्कुराते हुए नीचे आ गई। अरमान अपनी माँ से बात करने लगा। अरमान को अपनी माँ से बात करने के दौरान पता चला उसका बड़ा भाई घर आने वाला है। ये बात जानकर अरमान बहुत खुश हुआ। अरमान की माँ, सुनो बेटा, मैं सोच रही थी कि निशांत और निशा की सगाई करवा दिया जाए। इसी दौरान दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे और देख भी लेंगे आमने सामने एक दूसरे को। क्या कहते हो बेटा? अरमान, 10 दिन बाद भाई आ रहे हैं, अगर सगाई हो जाएगी तो ठीक ही है, जैसा आपको ठीक लगे माँ। मेरी मानो तो सगाई करवा देना ही ठीक रहेगा। लेकिन पापा क्या कह रहे हैं? तेरे पापा को अपने काम से फुर्सत कहाँ है जो बैठकर मुझसे अपने बेटे के बारे में बात करेंगे। निशा को भी कितना मुश्किल से देखने गए थे। बेटा अरमान, निशा के घर वालों से बात करना तुम सगाई के बारे में। निशांत आ जाए तो मार्केट जाकर सुनार के पास से अंगूठी खरीद लूँगी। उसकी पसंद की होनी चाहिए, आखिर उसकी होने वाली पत्नी का है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरमान, पहले से काफ़ी ठीक हूँ मैं। भाई के आने से पहले मैं घर वापस लौट आऊँगा, उम्मीद है। आप अपना ख्याल रखना, समझी मेरी माँ। अच्छा, मैं अब रखता हूँ कॉल। दूसरी तरफ मीता सिया को अपने सगाई में बुलाने आई थी। सिया, अरे यार, तुम्हारी सगाई भी फिक्स हो गई और मुझे अब बता रही। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अब लगता है तुम सिर्फ बोला करती थी, यकीन नहीं होता तुम ऐसा करोगी। मीता, तुम गलत सोच रही हो सिया। तुमको पता है तेरे अलावा मैंने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, और तुम ऐसा बोल रही हो। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, मुझे खुद नहीं पता था। लड़के वाले मुझे एक ही बार में पसंद कर लेंगे। सिया, चल झूठी, मैं सब जानती हूँ। मीता, आप नाराज़गी छोड़ो, ये लोग मुंह मीठा करो, और हाँ, आप सबको मेरी सगाई में आना है। अगर आप लोग नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। मीता उदास होते हुए बोली। सिया मिठाई उठाई और मीता को मुंह में खिलाते हुए बोली, हम सब जरूर आएंगे। लगता है मीता की आंखों में आंसू आ गए हैं। सिया मुस्कुराते हुए मीता के पास जाते हुए बोली, सारे आंसू अभी बहा दोगी तो विदाई में कौन रोएगा? तभी सारे हंसने लगते हैं। मीता, जब तेरी शादी होगी ना, उसी समय तुझे पता चलेगा। आंटी जी, आप इसकी शादी जल्दी करवा दो। निशा, मीता तुम्हारा कोई देवर है? अगर है तो सिया की बात चलाओ, उससे शादी की। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही साथ एक ही घर में रहना। सिया, देखो मम्मी दी क्या बोल रही हैं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है हमेशा। सिया, मीता तुमने तो अच्छा नहीं की, पहले मुझे बताई नहीं, अचानक घर आई, अपने सगाई की खुशखबरी सुनाई। बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो, तुम्हें माफ़ किया मैंने। सगाई में आओगी ना तुम? सिया मीता सोचते हुए बोली। सिया, मैं सोच कर बताऊँगी तुम्हारी सगाई में तेरे बुलाने पर आऊँगी कि नहीं। मीता, देख तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, ऐसा करोगी क्या? अगर तुम नहीं आओगी तो देख लेना, मैं अपने सगाई के दिन भागी भागी तेरे घर आ जाऊँगी तुझे लेने। सिया, फिर भी मैं बोलूँगी। सिया सोचते हुए बोली। मीता सिया के बातों को ध्यान से सुन रही थी। सिया क्या बोलेगी? तभी सिया मीता के तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पगली, तू अगर सगाई से भागकर मेरे घर आ जाएगी तो सगाई जीजा जी से कौन करेगा? मीता का भूत। इतना बोलते ही सभी हंसने लगते हैं। मीता शर्मा जाती है। सिया, हाय, शर्मा क्यों रही हो? वो भी हम सबके सामने। 10 दिन बाद जीजा जी के सामने शर्माना? मीता, अब तुम चुप करो सिया, समझी? जब से यहाँ आई हो मेरा मजाक उड़ा रही। सिया मुस्कुराते हुए,
अब गुस्सा भी जीजा जी पर करना। अरमान सिया को आवाज़ दिया। सिया जब से बोली, मैं अभी आई अरमान जी को लेकर। मीता की माँ, अच्छा अब हम दोनों भी चलते हैं, काफ़ी समय शाम हो गया है। मीता के पापा भी घर पर नहीं है, मार्केट गए हुए हैं। छोटू घर पर अकेला है। आप सभी पूरे परिवार के साथ सगाई में मेरे घर आइएगा और अपना आशीर्वाद मेरी बेटी को दीजिएगा। अच्छा इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। निशा, कुछ देर और रुकिए ना आंटी जी, फिर चली जाना आप। मीता की माँ, नहीं बेटा मत रोको, छोटू घर पर अकेला है, वरना रुक जाती मैं। निशा बोली मुस्कुराते हुए, ठीक है आंटी जी, मगर आप वक्त निकाल कर हमारे घर आते जाते रहिएगा। इतना कहकर निशा मीता के माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ली। सिया अरमान को नीचे लेकर आई। तब तक मीता और उसकी माँ दोनों जा चुकी थी। सिया ये बात सुनकर बहुत उदास हुई। तभी अरमान सगाई की बात निशा के माँ के सामने रखता है। निशा बाहर मेन गेट तक मीता को छोड़ने गई थी। जब घर के अंदर आई तो पता चला उसकी सगाई की बात चल रही है। निशा की मम्मी बोली, निशा के पापा आ जाएं, फिर मैं उनसे बात कर बताती हूँ बेटा जी। उनका कहना क्या है, आखिर वो जो कहेंगे वही होगा ना। सिया मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखते हुए बोली, क्या दी आप वहाँ इतनी दूर खड़ी हो, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा शर्मा रही हो। हाय जीजू आने वाले हैं। माँ मैं क्या सोच रही थी, हम सब दी की सगाई की बात क्यों कर रहे हैं, जल्द से जल्द इनकी और निशान जीजू की शादी ही करवा देते हैं। अरमान सिया की तरफ देखते हुए, बिल्कुल सही कहा आपने सिया जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। कब से मैं भी यही सोच रहा था, पर सबके सामने ये बात कैसे रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा काम तो आपने सिया जी आसान कर दी, शादी वाली बात हम सबके बीच रखकर। अरमान सिया की मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं आंटी जी। माँ, नहीं अरमान बेटा जी, भला क्यों एतराज़ होगा। मुझे एक माँ चाहती है उसकी बेटी हंसी खुशी से जल्दी विदा होकर अपने ससुराल चली जाए, आखिर बेटियाँ पराई धन जो होती हैं। इतना कहकर सिया की माँ रोने लगती है। निशा दौड़ते हुए माँ के पास आकर उनसे लिपट रोने लगी। सिया की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। सिया भी माँ और निशा से लिपट गई। निशा नम आँखों से बोली, अरमान मुझे आज तक पता नहीं चला, आखिर बेटी को जन्म से ही पराया धन क्यों कहा जाता है। निशा की माँ, बेटा जब आप एक लड़की के पिता बनोगे ना, तब तुम समझ जाओगे ये बेटियाँ इतनी प्यारी होती हैं। आपको उसी वक्त एहसास होगा जब आपके गोद में एक नन्ही परी खेलेगी और आप भी कहोगे, बेटी मुझे मेरे साथ सारी बचपन है गुजारना। जैसे ही बड़ी होगी तुम्हें जाना है किसी और के अंगना। मैं भी आज तक समझ नहीं पाई, बेटियां पराई होकर क्यों अपना घर ही त्याग कर दूसरे के आंगन को अपना तकदीर बनाती हैं। अरमान की आंखों में भी आंसू आ गया। शायद सही कह रही हैं आप आंटी जी। अरमान निशा के माँ की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो आज तक ये भी नहीं समझ पाया माँ, बेटी के बीच कैसा ये रिश्ता होता है। खुद के गम को छुपा ये रहती हैं, फिर भी बेटी से कहती हैं, बेटा हमेशा खुश रहना। सिया, अब बस कोई नहीं रोएगा अब, वरना मेरे सारे आंसू ख़त्म हो जाएंगे। अगर अभी ख़त्म हो गया तो फिर दी के शादी के समय मैं कैसे रोऊंगी। सिया के बात सुन सब हंसने लगे। निशा उठकर किचन में चली गई। रात के लिए खाना बनाने 8 बज चुके थे। 1 घंटे बाद डिनर करने का समय था। निशा के पापा भी अभी घर नहीं आए थे। निशा की मम्मी के दिमाग में वही बात चल रहा था, सगाई वाली। मन ही मन सोच रही थी, निशा की माँ, लड़का का सिर्फ हम सब ने फ़ोन में ही तस्वीर देखे हैं, सगाई के बहाने देख भी लेंगे और मिल भी लेंगे और दिल को यकीन भी हो जाता। बस निशा के पापा आ जाएं तो बात करूं मैं। निशा किचन में खाना बना रही थी, लेकिन सिया और उसकी माँ का ध्यान घड़ी के ऊपर टिका था। पापा अभी तक नहीं आए, अब 9 बजने को है। सिया समय देखते हुए बोली। परेशान होते हुए निशा मन में सोच रही थी, भगवान जी सब ठीक हो, पापा इतना देर से नहीं आते भी हैं तो वो फ़ोन कर बता देते, मुझे कुछ काम है घर आने में,
आज देरी होगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा का फ़ोन भी बंद बता रहा है। क्या करूं? मम्मी भी परेशान लग रही हैं। उनका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ ही जा रहा है। जैसे ही 9 बजा, सिया का नज़र दरवाजे की तरफ ही था। अचानक सिया के मुंह से आवाज़ आई, माँ पापा आ गए। अब जाकर सुकून मिला मुझे। सिया मुस्कुराते हुए बोली, पापा इतनी देर क्यों किया आपने? पापा, बेटा वो तुम्हारी दोस्त है ना, वो क्या नाम था उसका, सोचते हुए बोले मीता। उसी के पापा रास्ते में मिल गए थे। मीता की सगाई हो रही है ना, उसी को लेकर कुछ चिंतित थे। वो कैसे इतने समय में सगाई की तैयारी होगी। अब तो मीता के ससुराल वाले कह रहे हैं कि शादी भी जल्द हो जाती तो अच्छा रहता। सगाई के बाद इसी महीने के अंतिम तारीख तक शादी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। लड़का बैंक में नौकरी करता है। उसका ट्रांसफ़र पटना से दूसरे शहर में होने वाला है। उसके बाद लड़के को छुट्टियां नहीं मिलेगी, कम से कम 1 वर्ष तक। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेहमान भी शादी में अधिक आएंगे। कैसे कैसे तो इतना अच्छा रिश्ता मिला था मीता के लिए। अब क्या करूं मैं? सगाई के लिए तो मैंने मैरिज हॉल बुक कर लिया है, लेकिन शादी के दिन मेहमानों को निशा के पापा, आप फिक्र मत कीजिए, लखन भाई वर्मा उर्फ वर्मा जी, कुछ लोग इस नाम से भी जानते, कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। पहले सगाई हो जाने दीजिए। शादी आप मेरे घर से कर दीजिएगा। वैसे भी मीता को मैं अपने बेटियों से कम थोड़े प्यार करता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए और सगाई की तैयारी कीजिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बेटी को आप क्या दोगे, बस ये सोचिए। शादी की सारी तैयारियाँ आप हमारे घर पर होगी। सिया मुस्कुराते हुए, पापा दी का सगाई हम भी करवा देते हैं। मीता के बारात के दिन एक खर्चे में दोनों निपट जाएगा और मस्ती भी हम सब खूब करेंगे। उसके पापा, बात तो बिल्कुल सही है, क्यों ना हम निशा की सगाई भी उसी दिन कर देते हैं। क्या कहती हो आप निशा की मम्मी? जी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कीजिए। वैसे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आपके आने से पहले मैं और सिया और अरमान निशा की सगाई के बारे में सोच रहे थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि समदन जी भी तैयार हैं सगाई करवाने के लिए। शर्मा जी बोले, ठीक है, फिर कल सुबह कॉल करते हैं, समदन जी को बधाई देते हैं और दोनों परिवार मिलकर सगाई के लिए पक्की तारीख कर लेते हैं। लेकिन सगाई उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन मीता की शादी होगी। सभी खुश दिख रहे थे। सगाई जो होने वाली थी अब निशा और निशान की। सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए सोने। अरमान को भी सिया रूम में लेकर गई। अरमान, सिया जी कुछ देर के लिए आप मेरे पास बैठिए। सिया मुस्कुराते हुए अरमान के पास बैठ गई। अरमान सिया के कंधे पर अपना सिर रख लिया। अरमान मायूसी भरे आवाज़ में बोला, सिया जी क्या आप मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? मेरा अलावा किसी से आप शादी तो नहीं करोगी? बीच सफ़र में मेरा साथ तो नहीं छोड़ना आप, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मरने की बात सुनकर सिया अरमान के ओठों पर अपना हाथ रख गुस्से में ये बोल रही, अरमान जी आपकी हिम्मत कैसे हुई जो मरने की बात कर रहे हैं आप? आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपकी। अरमान सिया को अपने बाहों में भर लिया। आप हमेशा मेरे पास रहना। आपसे कुछ ही महीनों में बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। ऐसा लगता है कोई पिछले जन्म का आपसे रिश्ता रहा हो। सिया, अच्छा अरमान जी आप सो जाइए, काफ़ी रात हो गई है। अरमान, आज रात आप यहीं रहो ना, ढेर सारी बातें करेंगे। आपकी तबीयत उतनी भी अच्छी नहीं हुई है, अभी आराम कीजिए, समझे? बस कीजिए अरमान जी, अब ऐसी शायरियाँ सुनाओगे तो मैं रातों में बस आपको याद करती रहूँगी। इतना बोल सिया अपने रूम में चली गई। अरमान डायरी की कहानी का अगला पन्ना पढ़ता है। डायरी खोलकर अरमान सामने रखा था, परंतु उसे थकावट महसूस हुआ और डायरी लेकर ही सो गया। निशा निशान को कॉल की। निशांत कॉल उठाया। आप कैसी हो निशा जी? आज आपने बहुत दिन बाद मुझे याद की। इतना ही निशांत बोला था। निशा का कॉल कट गया। निशा का फ़ोन उसके हाथों से गिर पड़ा और बंद हो गया। साथ में फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी। निशा इस बैटरी को भी जाना था। चुपकर बात करने के चक्कर में ये सब हुआ। क्या सोच रहे होंगे निशांत जी मेरे बारे में? कुछ देर बाद फ़ोन 20% चार्ज हुआ। निशा फिर से कॉल की, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लगा।
निशा फ़ोन ट्राई करते करते सो गई। सुबह हो गई। निशा के मम्मी पापा दोनों उषा देवी को कॉल किए। सगाई करवा देनी चाहिए, ये बात सुनकर उषा देवी बहुत खुश हुई। उषा देवी तो पहले से ही सगाई के लिए तैयार थी। उषा देवी, पहले मैं अपने पंडित जी से पूछ लूँगी, फिर आपको कॉल कर बताती हूँ सगाई की तारीख को होगी। शर्मा जी और उसकी पत्नी दोनों इंतजार कर रहे थे उषा देवी के कॉल का। 2-3 घंटे बाद उषा देवी कॉल की और बोली, पंडित जी कुछ दिन का वक्त मांगे हैं। कुछ दिन बाद दोनों परिवार पंडित जी के आश्रम में पहुँचे। अरमान अब बिल्कुल ठीक हो गया था। उषा देवी अपनी बहू को गुरु जी से मिलवाते हुए बोली, गुरु जी, ये मेरी होने वाली बहू है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गुरुजी उषा देवी को बोले कि आपकी बहू दिखने में बहुत सुंदर और संस्कारी लगती है, लेकिन आपको सगाई अभी करनी चाहिए या नहीं, या ये लड़की आपके घर के लिए शुभ है या नहीं, मैं आपको 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन बताऊंगा। तब तक आप दोनों की जन्म कुंडली यहीं छोड़ जाना। उषा देवी, जी प्रणाम गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। शर्मा जी, आप आज्ञा दीजिए हमें। आपको भी मिथिला जाने में वक्त लगेगा, मुझे भी पटना जाने में। अभी गुरुजी यहीं इसी आश्रम में रहेंगे। समधन जी, मिथिला कब जाएंगे ये तो हमने पूछा ही नहीं। कोई बात समधी जी, मैं आपको गुरुजी से पूछकर बता दूंगी। उषा देवी, आज पूर्णिमा है, रात होने का उषा देवी इंतजार करने लगी। अरमान अपने घर आ चुका था। दूसरी तरफ सिया अरमान को बहुत याद कर रही थी। नया नया प्यार था। सिया अरमान को कॉल की, लेकिन अरमान कुछ कामों में व्यस्त था, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाया। अरमान पटना से आने के बाद बहुत व्यस्त रहने लगा था। वो डायरी का अगला पन्ना भी नहीं पढ़ पाया था। डायरी को उसने अपने कबर्ड में छुपा दिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रात हो गई। उषा देवी को गुरुजी को कॉल आया, जिसे सुनकर उषा देवी बहुत चिंतित और परेशान हो गई। उन्होंने उसी वक्त निशा के पापा के पास कॉल की। उषा देवी, अब ये सगाई नहीं हो सकती, हमें माफ़ कीजिए शर्मा जी, अब आपकी बेटी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये बात सुनकर शर्मा जी और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। निशा बहुत खुश थी सगाई को लेकर। चलो मैं निशान जी से मिल पाऊंगी, कभी उनको मैं सामने से नहीं देखी हूँ। जब मैं उनको देखूंगी तो अपने आँखों में उनके तस्वीर को आँखों में आंसियाँ बना आंसुओं के बीच में छुपा लूँगी। कल रात को तो उनसे बातें बहुत रात तक हुई, लेकिन अफसोस मैं उनसे सगाई की बात नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अरमान जी ने मना किया है। निशान जी को सरप्राइज़ नहीं देना होता तो मैं उनसे ना छुपाती। आपके और मेरे सगाई में क्या पहनूं? निशा शर्माते हुए खुद से बातें कर मुस्कुराई और नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। सगाई से लगभग सभी लोग घर में खुश थे, पर शायद निशा को ये नहीं पता था कि उसकी खुशी ज़्यादा देर तक उसके चेहरे पर नहीं रहने वाला है। कहते ना, इंसान अगर ज़्यादा खुश दिखे तो उसकी खुशियों की नज़र उसकी ही लग जाती है। निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। निशान के लिए निशा कुछ प्यार भरी पंक्तियाँ लिखी थी। आज गुरुजी सगाई के तारीख बता देंगे। सभी के सोने के बाद मैं निशान जी को कॉल बताऊंगी। ये भी पूछूंगी मैं, आपको मेरे तरफ से सगाई का क्या तोहफा चाहिए। शाम हो चुकी थी। निशा अपने दुनिया में खोई हुई थी। दूसरी तरफ उषा देवी गुरुजी के कॉल का इंतजार कर रही थी। गुरुजी उषा देवी को कॉल किए। वैसे ही उनसे मिलने कोई और परिवार भी आया था, अपने बेटे की शादी के बारे में पूछने कि मेरी बहू सही है या नहीं। उन परिवारों में से लड़के की माँ बोली, आज आपने बुलाया था, आपने मेरी होने वाली बहू के बारे में। गुरुजी का कॉल उठा चुकी थी। गुरुजी का ध्यान भी नहीं रहा कि उन्होंने उषा देवी को कॉल किया है। एक बार हेलो बोलकर उस औरत को उनके होने वाली बहू के बारे में बताने लगे। आपकी बहू दिखने में सुंदर है, संस्कार तो बिल्कुल नहीं है। उसमें आई थी जब मेरे इस आश्रम में, उसका व्यवहार मुझे प्रसन्न किया था, लेकिन वो लड़की आपके घर के लिए शुभ नहीं है। उस लड़की से शादी होने के बाद आपके घर में कलेश बढ़ेगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। मेरा मानना है कि
शादी करवाने से अच्छा है आप अपने बेटे की शादी तोड़ दीजिए, अगर आप अपने बेटे को इस दुनिया में देखना चाहते हो तो। गुरुजी के इतना बात सुनकर उषा देवी फ़ोन कट रख देती है। गुरुजी के सारी बातें सुनकर उषा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गया था। उषा देवी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। निशान को खोने का डर उन्हें सता रहा था। उषा देवी अपने दिल पर पत्थर रखकर शर्मा जी को कॉल की। उषा देवी, शर्मा आप मुझे माफ़ कीजिएगा। शर्मा जी, क्या हुआ समदन जी, सब ठीक तो है ना? गुरुजी तारीख कब बताए? उषा देवी, अब ये शादी नहीं हो सकता है। आप अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए। आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। शर्मा जी सोचते हुए सोफे पर बैठ गए। शर्मा जी की पत्नी, जी आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? शर्मा जी मायूस आवाज़ में। उषा देवी निशा का रिश्ता तोड़ दी। शर्मा जी को ये बात बोलते हुए निशा सुन लेती है। उसका रिश्ता निशान के साथ टूट चुका था। निशा के सारे सपने अधूरे लग रहे थे, मानो जिंदगी में आई खुशियां दरवाजे के पास से वापस जा रही थी। निशा लड़खड़ाकर दरवाजे के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। निशा मन ही मन निशान को अपना हमसफ़र मान चुकी थी और बेइंतहा प्यार भी करने लगी थी। इस तरह निशा को देखकर उसकी माँ उसके पास आई। निशा को पकड़कर रूम के अंदर ले आई और पलंग पर बैठाई। माँ, बेटा निशा तुम ठीक हो? खुद को तुम संभालो बेटा, तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता ढूंढ लाएंगे तेरे पापा तेरे लिए। निशा गुमसुम बस माँ की बातें सुन रही थी। अचानक वहाँ से उठकर निशा भागते हुई निशा अपने रूम के अंदर चली गई। सिया वहाँ आती है। निशा को ऐसे जाते देख मम्मी से पूछे, माँ दी को क्या हुआ, वह ऐसे रोते हुए क्यों गई? माँ, सिया बेटा, निशा की सासू माँ, उन्होंने निशा और निशान का रिश्ता तोड़ दी। सिया ये बात सुनकर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उषा देवी निशान के लिए नए रिश्ते ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद एक लड़की का पता चला, लेकिन उस लड़की के घर जाने से पहले उषा देवी गुरुजी के पास आश्रम गई। लेकिन गुरुजी आश्रम में नहीं थे, प्रवचन देने के लिए कहीं शहर से बाहर गए थे। गुरुजी का मिथिला में आना कुछ दिन के बाद ही संभव था, लेकिन उषा देवी को बहुत जल्द थी, क्योंकि इस बार कैसे भी निशान की सगाई करनी थी। अरमान अपनी माँ को समझाता रहा, लेकिन उषा देवी अरमान की बातों को टाल देती थी। उधर मीता की सगाई होनी थी, लेकिन उसकी भी सगाई कुछ दिनों के लिए रुक गई। निशान घर आया, आते ही जाकर अपनी माँ से लिपट गया। बहुत खुश होते हुए बोला, माँ आपने मेरे लिए जो लड़की पसंद की हो वो बहुत सुंदर और संस्कारी लगती है दिखने में। मेरी तो एक बात भी हुई थी उससे। सच में माँ, निशा जी से अच्छी लड़की मेरे लिए हो ही नहीं सकती कोई। बहुत खुश या था निशान निशा को लेकर। उषा देवी अब सोच में पड़ गई। निशान को अब कैसे बताऊं, उसका और निशा का रिश्ता टूट चुका है और अब किसी भी कीमत पर निशा के साथ उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। निशान मान नहीं दिख रहा, कहीं कहाँ गया है वो? पता नहीं बेटा, सुबह से ही घर से लापता है। उसे पता भी था कि तुम आने वाले हो, फिर भी वो सुबह से गायब है। दूसरी तरफ शर्मा जी के घर आने में सभी परेशान थे। एक तरफ निशा का रिश्ता टूट चुका था, दूसरी तरफ सिया की तबीयत खराब हो गई। निशा को पता चला, सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। वो दौड़ते हुए सिया के पास आई, सिया को ज़मीन से उठाकर बेड पर लिटा दी। निशा डॉक्टर को पास फ़ोन लगाई, हेलो डॉक्टर अंकल, आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाइए। निशा घबराते हुए बोली, डॉक्टर अंकल आप अपनी जगह लेडी डॉक्टर को निशा के घर भेजते हैं। लेडी डॉक्टर निशा के घर आई। उन्होंने सिया को पूरी तरह चेकअप की और साथ में कुछ टेस्ट भी की, जिसका रिपोर्ट कुछ दिन बाद देंगी, ऐसा उन्होंने निशा और उसके परिवार वालों से कहा। निशा परेशान होते हुए, आंटी जी मगर ऐसे हुआ है क्या? अचानक ऐसे हुआ क्या जिससे बेहोश होकर गिर पड़ी? डॉक्टर, फिलहाल अभी मैं इतना बता सकती, कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन इनको कोई बात का सदमा भी पहुंचा है, जिसे सुनकर देखकर या किसी भी तरीके से इनको किसी बात को लेकर ठेस पहुंचा है। ये दवाइयाँ मैंने लिख दिया है, आप इन्हें बाज़ार से मंगवा लीजिएगा। दवा कुछ सुबह शाम खिलाते रहिएगा। शाम से आगे क्या होगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही संभव है। लेडी डॉक्टर, इजाज़त दीजिए अब मुझे, अब मैं चलती हूँ।
अगर कोई परेशानी हुई तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। निशा, जी ज़रूर डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। सुबह से शाम हो गया लेकिन अरमान घर नहीं लौटा था। उषा देवी परेशान थी, अरमान कहाँ चला गया। 2 घंटे लगभग बाद रात के 8 बज चुके थे लेकिन अरमान घर वापस नहीं आया था। उषा देवी, कहीं सच में तो अरमान ये घर छोड़कर नहीं चला गया। निशा के घर वालों से जब से ये मैंने कहा कि निशा और निशान की सगाई अब नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दी हूँ। उनसे तो यह भी कहा था कि भाई की शादी हो या सगाई हो, दोनों में तभी शामिल रहूँगा जब भाई की शादी निशा भाभी से होगी, वरना इस घर में अपना कदम भी नहीं रखूँगा। निशा, सिया को होश आया। निशा की तरफ देखते हुए बोली, दी आप जीजू के पास कॉल करो और मुझसे उनकी बात कराओ, समझी। मैं जीजू से बात करूँगी, आखिर उनकी मम्मी ने क्यों आपका और निशान जीजू का रिश्ता तोड़ दी। निशा अपने आंसू पोंछते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है सिया, तुम आराम करो, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया, बंद करो आप ये दिखावा करना कि आप ठीक हो। मुझे अच्छे से पता है दी, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या सोच रही हैं ना। आप चिंता मत करो दी, मैं आपकी शादी निशान जीजू के साथ ही करवा कर रहूँगी। उषा देवी अब सोच रही थी कि निशान पहले ही घर आ गया। कल सुबह लड़की वालों के यहाँ जाना है, कैसे जाऊँगी मैं निशान के सामने। मैं मुझे घर पर ना देखकर सवाल तो ज़रूर पूछेगा मुझे। ऐसा करती हूँ, मैं निशान को भी अपने साथ लेकर जाती हूँ। अरमान तो घर पर है ही नहीं, मैं बोलूँगी कि अरमान के लिए लड़की देखने जाना है। निशान खुश होते हुए आलू के पराठे की तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत दिनों के बाद आज माँ के हाथों का बना खाना खाने को मिला है मुझे। वाह, आज भी पराठे में वही स्वाद है जैसा कि बचपन में खाया करता था। तुम्हारे हाथों का बना खाना का जवाब नहीं है माँ। मुझे ऐसा क्या यकीन है, मेरी होने वाली बेबी आपकी तरह ही स्वादिष्ट खाना बनाती होगी। उषा देवी हिचकिचाते हुए, हाँ हाँ बेटा, वो तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। निशांत अपना सारा खाना खत्म कर अपने रूम में जाने के लिए उठता है। तभी उषा देवी उसे रोक लेती है, बेटा कुछ देर तक यहीं रहो ना, तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। निशांत, क्या बात करनी है माँ, बोलो भी आप जल्दी, मैं थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। उषा देवी, बेटा कल सुबह लड़की देखने जाना है, चलोगे ना तुम। लेकिन किसकी माँ। उषा देवी सोचते हुए बोली, बेटा अरमान के लिए और किसके लिए, तुम्हारा तो रिश्ता पक्का हो ही गया है। मैं सोच रही थी दोनों भाई का एक ही बार सगाई के साथ शादी भी कर दूं। निशान, लेकिन माँ आपने अरमान से पूछा, वो शादी के लिए तैयार है भी अभी। उषा देवी, हाँ बेटा, उसे क्या परेशानी होगी बताओ तुम ही। अरमान आश्रम जाकर रहने लगा। वहाँ अरमान गुरुजी से मिलने गया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे माँ ये रिश्ता तोड़ दी। मेरी बात भी नहीं सुन रही थी वो। दूसरी तरफ निशा के लिए भी शर्मा जी ढूंढ रहे थे लेकिन उनको निशा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। निशा धीरे धीरे वक्त के अनुसार खुद को भूलते जा रही थी, मानो उसमें जिंदगी हो लेकिन जीना भूल चुकी थी। सिया भी अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि जब निशा का रिश्ता ही नहीं हो रहा तो उसके प्यार का मंजिल कैसे मिलेगा। वक्त कभी कभी चोट कितना गहरा दे जाता है, खुद को संभालने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। रात धीरे धीरे बीत गई। उषा देवी, बेटा निशान जल्दी उठो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता भी तैयार है, लड़की वालों के यहाँ भी जाना है। निशान उठकर फटाफट तैयार हो गया। नाश्ता करने के लिए टेबल के पास आकर बैठ गया। माँ मुझे जल्दी दे दो आप। अरमान नहीं आया अब तक माँ कहाँ चला गया वो। उषा देवी अपने बेटे से झूठ बोली, बेटा अरमान गुरुजी के यहाँ गया है, उसकी कुंडली में कुछ दोष है, उसी के निवारण हेतु आश्रम गया है। उषा देवी, चलो अब चलते हैं बेटा, उधर से जल्दी आना भी तो है। निशान के पापा बिजनेस के सिलसिले से बाहर बिहार गए थे। उनका बिहार आना कुछ दिनों में होने वाला था तो लड़की के घर निशांत और उसकी माँ दोनों ही घर पहुँचे। लड़की ठीक थी लेकिन निशा जैसी बिल्कुल नहीं थी। अरमान का नाम लेकर निशान की शादी पक्का कर दी। उषा देवी बोली, मेरे गुरुजी अभी मिथिला से बाहर गए हैं, उनके आने तक अभी कुछ भी रस्म नहीं होगा। निशांत,
अरमान को कॉल लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उधर सिया भी अरमान को कॉल लगा रही थी लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। सिया धीरे धीरे तनाव का शिकार होने लगी। सिया की तबीयत ठीक होने की जगह और ख़राब होने लगी। उषा देवी वहाँ से निकल गई। 2 घंटे के बाद अपने घर पहुँची। उषा देवी निशान से पूछी, ये लड़की कैसी थी, क्या तुम्हें पसंद आई? निशान, लड़की ठीक ठाक ही थी लेकिन निशा जी से अच्छी नहीं लगी मुझे। माँ, निशा जी के परिवार वालों से बात करो, आप मेरी और निशा जी के सगाई के लिए। आखिर कब करोगी मेरी सगाई? उषा देवी, बेटा जल्द ही कर दूंगी। शुभ मुहूर्त देख कर निशा के घर जाऊंगी सगाई की बात करने। सिया से निशा का हाल देखा नहीं जा रहा था। मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी, निशांत और मेरे दी का रिश्ता भी फिर से जोड़ दो आप भगवान जी। 2 दिन बीत गए। सिया अरमान को फिर से कॉल की लेकिन अरमान का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा था। सिया और भी परेशान रहने लगी अरमान को लेकर। कहीं अरमान भी तो मुझे भूल ना गया हो, ये बात सोचकर सिया परेशान थी। इश्क कम न ज़्यादा तुमसे था, बस हद से ज़्यादा। सिया का रिपोर्ट आया लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद सबका होश उड़ गया और सबके आंखों में आंसू छलक आए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।